हेलो गाइस। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है उड़ान इन्फिनिटी में। उड़ान इन्फिनिटी देश की सशस्त्र सेनाओं को समर्पित एक संस्थान। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आ रहा था कि फजल अली कमीशन के बारे में एक वीडियो बनाइए जिसमें ये बताइए कि फजल अली कमीशन क्या था, साथ ही फजल अली कमीशन का बैकग्राउंड क्या था, क्या फजल अली की रिकमेंडेशन भारत सरकार के द्वारा मानी गई या फिर फजल अली की रिकमेंडेशंस को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। देखिए, इस टॉपिक को मैं आज के अपने सेशन में पूरी गंभीरता और पूरे कंसेप्चुअल तरीके से आप सभी के सामने रखूंगा। पेशेंस बना करके आप सभी इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो फजल अली कमीशन के बारे में आप सभी के जितने भी डाउट, जितनी भी क्वेरी है, इस वीडियो के बाद आपकी सभी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, ये जितने भी डिफेंस एग्जाम के अपीयर हो रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके एग्जामिनेशन में भी और आपके जो फर्दर इंटरव्यू एसएसबी होते हैं उसमें भी। सीडीएस का हमारा नया बैच 22 नवंबर 2020 से आ रहा है। जिस एस्पायरेंट्स को इस बैच के बारे में या किसी भी अपकमिंग बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे टेली कॉलिंग नंबर 9911148803 या 991111148805 पर कॉल करके आपके जितने भी डाउट, जितने भी क्वेरी हैं, उन सभी को सॉल्व किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का अपना सेशन, जो है फजल अली आयोग। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा हूं कि फजल अली आयोग का बैकग्राउंड क्यों था, भारत सरकार को फजल अली आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत में सत्ता का हस्तांतरण होता है। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पावर। भारत सरकार को फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है 15 अगस्त 1947 को। आप इससे पहले एक बात को और जानिए कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, ऐसी घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा फरवरी 1947 में ही कर दी गई थी। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 आने के बाद 4 जुलाई 1947 को, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, 4 जुलाई 1947 को भारत की आज़ादी का जो प्रस्ताव था, जो रेजोल्यूशन था, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आता है। 4 जुलाई को प्रस्ताव आने के बाद 18 ऑफ जुलाई 1947 को इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा। 18 जुलाई 1947 को इस प्रस्ताव में यह घोषित किया जाता है कि 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यहां पर मैं आप सभी को एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं कि भारत और पाकिस्तान दोनों को ही स्वतंत्र करने की तारीख 14 अगस्त ही तय की गई थी, परंतु भारत में कुछ ज्योतिषीय कारणों की वजह से 14 अगस्त के दिन को शुभ न मानते हुए यह तय किया गया कि 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को, जैसे ही 15 अगस्त प्रारंभ होगा, भारत को स्वतंत्र मान लिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है 14 को और इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है 15 अगस्त को। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। 15 अगस्त 1947 को फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर होने के बाद अब समस्या ये थी कि भारत में जो नए राज्य होंगे, क्या वो भाषा के आधार पर होंगे, क्या वो प्रशासन के आधार पर होंगे, क्या वो आर्थिक आधार पर होंगे। अर्थात भारत में नए राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाएगा वह किस आधार पर किया जाएगा। अगर मैं बात करूं 15 अगस्त 1947 की, तो 15 अगस्त 1947 को जो भारत था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था।
भारत के एक हिस्से को बोलते थे ब्रिटिश प्रोविंस। क्या बोलते थे? ब्रिटिश प्रोविंस। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत। और एक हिस्से को बोला जाता था प्रिंसली स्टेट, अर्थात देसी रियासतें। ठीक है, तो एक तो हो जाता है ब्रिटिश प्रांत और एक हो जाती है देसी रियासतें। भारत का ऐसा हिस्सा जो प्रत्यक्ष रूप से अर्थात डायरेक्ट रूप से ब्रिटेन के अंडर में था, उसे तो बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस, अर्थात यहां पर प्रत्यक्ष कब्जा किसका है? ब्रिटेन का। भारत का ऐसा हिस्सा जहां पर भारत के ही अपने कुछ राजा शासन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नवाब ऑफ हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम ऑफ हैदराबाद, वो एक प्रिंसली स्टेट को रूल कर रहा था। ठीक है, ऐसे ही भारत के अलग अलग हिस्सों में और भी नवाब थे जिनको अलग अलग नाम से जानते थे, लेकिन यहां पर वो किसके अंडर में राज कर रहे थे? ब्रिटिशर्स के अंडर में। पैरामाउंटेसी जो थी वो किसकी थी? अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स की थी। तो उसको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट। भारत स्वतंत्र होता है, ठीक है, उस समय जब भारत अविभाजित भारत में, अनडिवाइडेड इंडिया में टोटल 565 रियासतें थी। इनमें से 552 जो रियासतें थी वो भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आती है बंटवारे के बाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारे की रेखा खींची वो सर रेडक्लिफ ने खींची। एक आयोग का गठन किया था ब्रिटेन ने जिसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की रेखा खींची, उसमें भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में टोटल कितनी रियासतें आ रही थी? 552। इन 552 रियासतों में से 549 रियासतों ने तो एडॉक एग्रीमेंट के तहत भारत में आने की स्वीकृति दे दी, परंतु भारत को बाकी 3 रियासतों को शामिल करने के लिए पुरजोर मेहनत करनी पड़ी। और इस भारत के एकीकरण में, भारत के यूनिफिकेशन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो भारत के तत्कालीन गृह मंत्री और हमारे श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 31 अक्टूबर को हमने हाल ही में जयंती मनाई है, भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान लौह पुरुष का था। बाकी बची 3 रियासतों में से सबसे पहली रियासत का नाम था जूनागढ़। कौन सा था? जूनागढ़। दूसरी आती है जम्मू एंड कश्मीर और तीसरी आती है हैदराबाद। ठीक है, इन तीनों रियासतों को कैसे कैसे भारत में शामिल किया, तो मैं यहां आपको एक आइडिया दे देता हूं। जूनागढ़ की रियासत को भारत ने रेफरेंडम अर्थात जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया। जम्मू कश्मीर की रियासत को वहां के राजा महाराजा हरि सिंह के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन पर सिग्नेचर करके भारत का हिस्सा बनाया। हैदराबाद की रियासत को भारत ने पुलिस एक्शन अर्थात पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत का एक अभिन्न अंग बनाया। इस तरह भारत में कुल रियासतें कितनी हो गई? 552। एक तरफ आप देख रहे हैं कि भारत की आजादी के समय एक तो ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट, और भारत की आजादी के बाद भारत की भौगोलिक सीमा अर्थात फिजिकल बाउंड्री में, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो कुल 552 रियासतें थी, अब होता यह है कि भारत की आजादी के साथ साथ भारत में ये मांग उठने लगती है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। देखिए, भाषा है ना, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक तरीका मात्र ही नहीं है। लैंग्वेज हम सभी को इमोशनली कांटेक्ट में भी लाती है, इमोशनल बॉन्डिंग भी बनाती है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने जून 1948 में भारत का पहला लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन का गठन किया। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाषाई प्रांतीय आयोग, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। इस कमीशन के सामने भारत सरकार ने एक पॉइंट रखा, वो ये था
कि क्या भारत में भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए अथवा नहीं। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन भाषाई प्रांतीय आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे एस के धर। इन्हीं के नाम पर इस कमीशन को हम बहुत बार धर कमीशन या धर आयोग का नाम भी देते हैं। जून 1948 में गठन होने के बाद दिसंबर 1948 में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट में धर आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं होने चाहिए, जबकि भारत में प्रशासनिक सुविधा अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ही महीनों पहले भारत आजाद हुआ। भारत उस कंडीशन में नहीं था कि हम भारत में तुरंत ही भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दें, क्योंकि ऐसा करने से भारत की यूनिटी, भारत की इंटीग्रिटी और भारत की सोवरेनिटी पर एक खतरा उत्पन्न होने का डर था। चूंकि भारत के अलग अलग राज्यों से पुरजोर मांग थी कि भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, इसी मांग को देखते हुए दिसंबर 1948 में ही भारत सरकार ने एक और कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी का नाम रखा गया जेपीबी कमेटी या जेपीबी समिति। जेपीबी समिति का नाम 3 व्यक्तियों के नाम पर रखा गया, जे जवाहरलाल नेहरू, पी पट्टाभी सीतारमैया और बी वल्लभ भाई पटेल। इन 3 लोगों की कमेटी ने भी इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा की कि क्या भारत में भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए अथवा नहीं। अप्रैल 1949 में अगले वर्ष इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से ये रखा कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न होकर के प्रशासनिक सुविधा तथा अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखे राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इस तरह इन दोनों ही जेबीपी कमीशन ने भी और धर कमीशन ने भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को इनकार कर दिया अथवा खारिज कर दिया। इसके बाद आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कुछ विशेष कारणों की वजह से भारत का संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। बात समझ में आपको आ रही है? 26 नवंबर 1950 को जिस समय भारत का संविधान लागू किया गया, उस समय भारत में राज्य कुछ इस तरह से बटे हुए थे। भारत के सभी राज्य 4 श्रेणियों में बटे हुए थे, जिसको हम बोलते हैं 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं इसको हम? 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। अर्थात राज्यों का जो बंटवारा हुआ वो कितनी श्रेणियों में हुआ? 4 श्रेणियों में। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब आप सभी को ये लग रहा होगा कि पार्ट ए, बी, सी और डी चारों में क्या अंतर है, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि पार्ट ए में रखे गए गवर्नर्स प्रोविंस, क्या रखे गए? बहुत ध्यान से सुनिएगा, गवर्नर्स प्रोविंस। अर्थात जो पहले ब्रिटिश प्रांतों का हिस्सा थे उन्हीं का नाम था गवर्नर्स प्रोविंस। ठीक है, उनको रखा गया पार्ट ए में। इनकी कुल संख्या थी 9। कुल कितने गवर्नर प्रोविंस थे? 9। पार्ट बी में रखे गए प्रिंसली स्टेट। क्या रखे गए? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट की भी कुल संख्या कितनी थी? 9। ठीक है, पार्ट ए में क्या आ गए? गवर्नर प्रोविंस। पार्ट बी में क्या आ गए? प्रिंसली स्टेट। पार्ट सी में आते हैं चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस।
देखिए, चीफ कमिश्नर प्रोविंस आपके लिए शायद ये नया शब्द है, मैं समझा देता हूं। जितने भी उस समय के बड़े शहर थे जहां पर कमिश्नरी हुआ करती थी, उन सभी को हम एक कॉमन नाम देते थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और उस समय चीफ कमिश्नर प्रोविंस की कुल संख्या कितनी थी? 10। पार्ट डी में केवल एक ही राज्य था जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस तरह अगर आप देखेंगे तो पार्ट ए, बी, सी और डी चारों को मिलाकर के राज्यों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 29। ठीक है, 9, 9, 10 और 1, तो ये कुल मिलाकर के कितनी हो जाती है? 29। ये फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन जो था, ये भारत के संविधान लागू होने के समय था, अक्टूबर 1953। 26 जनवरी 1950 से शुरू होकर के सिलसिला आगे बढ़ ही रहा था कि अक्टूबर 1953 में एक बहुत बड़े इंसिडेंट से भारत सरकार को गुजरना पड़ता है। एक व्यक्ति थे, गांधीवादी व्यक्ति, कांग्रेस के अनुभवी व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम था पोती श्रीरामुलु। पोती श्रीरामुलु। पोती श्रीरामुलु जो थे, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, गांधीवादी व्यक्ति थे, साथ ही वेटरन कांग्रेसमैन भी थे, अर्थात एक अनुभवी नेता भी थे। पोती श्रीरामुलु ने मद्रास राज्य से तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग करके एक नए राज्य आंध्रा स्टेट की मांग की। ठीक है, कौन से राज्य की मांग की? आंध्रा स्टेट। बात समझ आपको क्लियर हो रही है? पोती श्रीरामुलु जो कि एक गांधीयन आइडियोलॉजी को मानने वाले एक अनुभवी कांग्रेस नेता थे, उन्होंने मद्रास राज्य से तेलुगु बोलने वाले व्यक्तियों को अलग करके एक नए राज्य की मांग की, जिसका क्या नाम रखा जाना चाहिए था? आंध्रा स्टेट। पोती श्रीरामुलु ने 56 दिन की भूख हड़ताल की और अपनी हड़ताल के 56वें दिन भूख हड़ताल के कारण पोती श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है। पोती श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद भारत सरकार के ऊपर एक इमेंस प्रेशर आता है, एक दबाव आता है, जिसकी वजह से भारत सरकार को दिसंबर 1953 में भारत का पहला भाषाई आधार पर अर्थात लिंग्विस्टिक बेसिक पर भारत का जो पहला राज्य बनता है, उसका नाम रखा गया आंध्रा स्टेट। क्या नाम रखा गया? आंध्रा स्टेट। यहां पर आप सभी ध्यान देंगे कि मैं आंध्र प्रदेश नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आंध्रा स्टेट। यहां पर आंध्र प्रदेश बनेगा 1956 में, जब इसमें ऐड हो जाएगा हैदराबाद। क्या ऐड हो जाएगा? हैदराबाद एज एन कैपिटल। अभी तक इसको क्या नाम दिया गया था? आंध्रा स्टेट, जिसके राजधानी और हाई कोर्ट कुर्नूल और गुंटूर में थे। बात आपको क्लियर हो रही है? तो भाषा के आधार पर भारत का जो पहला राज्य गठित हुआ वो कौन सा था? आंध्रा स्टेट। जब भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण हो जाता है, तो भारत के अन्य हिस्सों से भी पुरजोर तरीके से, एक मजबूत तरीके से ये मांग उठने लगती है कि हमें भी भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। ऐसी मांग को देखते हुए दिसंबर 1953 में ही भारत सरकार नियुक्ति करती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की। किसकी नियुक्ति करती है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की नियुक्ति करती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बोला जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की अध्यक्षता सौंपी गई फजल अली को। ध्यान रखिएगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की अध्यक्षता किसको सौंपी गई?
फजल अली के अलावा इसमें 2 मेंबर और भी थे, HN कुंजरू और KM पनीकर। ठीक है, क्योंकि इस कमीशन की अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली, इसीलिए बहुत बार इस कमीशन को फजल अली कमीशन या फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके सामने सवाल आ जाए कि फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे, तो चेयरमैन सहित इसमें कुल 3 मेंबर थे, जहां पर अध्यक्षता थी फजल अली की। वहीं पर अन्य 2 मेंबर सदस्य थे HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिकर। क्वेश्चन फजल अली आयोग के सामने भी वही था कि क्या भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए अथवा नहीं। दिसंबर 1953 में गठन होने के बाद सितंबर 1955 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट में फजल अली आयोग ने भारत सरकार को रिकमेंडेशन दी कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, परंतु फजल अली आयोग ने वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को खारिज कर दिया। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि ये तो स्वीकार किया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य होंगे, परंतु वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी आएगी तो भारत की यूनिटी, भारत की इंटेग्रिटी, भारत की सोवर्निटी, भारत का फ्रेटर्निटी, इन सभी पर इसका एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता था, क्योंकि भारत में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को फजल अली आयोग के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, परंतु यह मान लिया गया कि भाषा के आधार पर राज्य होना चाहिए। अपनी रिकमेंडेशन में फजल अली आयोग ने भारत सरकार से कहा कि भारत में 16 राज्य अर्थात 16 स्टेट तथा 3 यूनियन टेरिटरी अर्थात 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। आपको क्लियर हो रही है बात कि फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। भारत सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को भारत के मैप को पूरी तरह रिड्रॉ किया और 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो आज के बाद आपका पेपर में आ जाए कि 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो आप सभी बताएंगे कि 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे फजल अली की रिपोर्ट्स के आधार पर। 1 नवंबर 1956 के बाद भी भारत के नक्शे में लगातार परिवर्तन होते रहे और एक परिवर्तनों की श्रृंखला के बाद आज के सिनेरियो में मैं बात करूं तो वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या है 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। और भारत में कुल कितनी यूटी हैं? 9 यूनियन टेरिटरी हैं। परंतु यहां पर भी आप एक बात को सुन करके रखिएगा, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं कि दमन और दीप और दादरा नगर हवेली को मर्ज करने की बात चल रही है। अगर फाइनली ऐसा हो जाता है तब भारत में यूनियन टेरिटरी की संख्या भी घटकर कितनी रह जाएगी? 8 रह जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फजल अली कमीशन क्यों बनाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसने क्या रिपोर्ट्स दी, उन रिपोर्ट्स का क्या रिजल्ट रहा, आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे। ठीक है, आप अच्छे से मेहनत करेंगे और अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।